जो दिलचस्प मोड़ लेकर आया है, उस पार्टी का नाम भाकपा माले है। उसकी उपस्थिति की वजह से पूरे बिहार में यह चर्चा है कि महागठबंधन मजबूत है। भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य हमारे साथ हैं। हम उनसे पूछते हैं कि पार्टी के जीतने की स्थिति में पहली प्राथमिकता राज्य में क्या होगी। देखिए, पहली प्राथमिकता तो है कि बिहार में अभी सरकार बदले, और हमें लगता है कि बदल जाएगी इस बार का जो चुनाव है, ऐसा अद्भुत नज़ारा हमने कभी नहीं देखा। मैं 1990 से बिहार के हर विधानसभा चुनाव में आता रहा हूँ। लोगों में जो उत्साह है और जिस तरीके का चुनाव का एक एजेंडा सामने आया, ज़बरदस्त है। तो पहली प्राथमिकता है कि एनडीए की सरकार बेदखल हो और ठीक से, मतलब कोई ऐसा नहीं कि हंग असेंबली बन जाए या कुछ, निर्णायक बहुत साफ स्पष्ट बहुमत मिले, क्योंकि इसका बिहार के लिए नहीं पूरे देश के लिए बड़ा महत्व होगा। बिहार की जहाँ तक बात है, तो जो साझा एक संकल्प पत्र इस बार 25 सूत्री जारी हुआ है, आपने देखा होगा, तो वो भी मेरे ख्याल से बिहार के लिए एक बहुत अच्छी बात है, नई बात है। पहली बार जो जितने आंदोलन चल रहे थे बिहार में, उन आंदोलनों के मुद्दे एक तरह से चुनाव के एजेंडे बने हैं। अभी जो पूरे देश में मोदी जी के किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ ज़बरदस्त उभार आया है। पंजाब ने कह दिया कि हम बिहार दिल्ली के कानूनों को पंजाब में नहीं लागू होने देंगे। हमारे संकल्प पत्र में भी बिल्कुल वही बात है कि दिल्ली का किसान विरोधी फरमान बिहार में नहीं लागू होगा। तो इस तरह से बहुत अच्छी बातें घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में है, और निश्चित तौर पर हमारी प्राथमिकता होगी कि जो मुद्दे बने हैं वो पूरी तरह से लागू हो। और इसको मैं एक शुरुआत ही मानता हूँ। जैसे आप उदाहरण के बतौर आप ओल्ड एज पेंशन को लें, हमारी पूरे देश के पैमाने पर ये मांग है कि कम से कम 3,000 रुपये ओल्ड एज पेंशन, 3,000 मतलब डेली 100 रुपये, उसके कोई मतलब ही नहीं है। तो अभी 3,000 की बात नहीं हुई, साझा संकल्प पत्र में 1,000 की बात है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि एक पहला कदम है। इसी पत्र की जब चर्चा कर रहे हैं आप, तो पार्टी, चूंकि आप वामपंथी पार्टी हैं और किसानों मजदूरों की पार्टी हैं, तो आपके होने की वजह से महागठबंधन का संकल्प पत्र जो बना होगा, उसमें क्या तब्दीलियाँ आई, क्या जोड़ा आप? नहीं, हमारे वजह से सिर्फ नहीं आया है। देखिए, ये आया है, परिस्थिति बदल गई है पूरे बिहार में, और कोरोना काल में ख़ास तौर पे जो बिहार ने झेला, प्रवासी मजदूर यहाँ लौट के आए और जिस तरह की पीड़ा और अपमान उनको झेलना पड़ा, तो हमें लगता है कि इससे भी रोज़गार का सवाल सामने और ज़्यादा आया। पलायन कैसे बिहार से कम हो, और तब रोज़गार का सवाल, अच्छी बात है कि रोज़गार मतलब सुरक्षित सम्मानजनक रोज़गार, जिसमें बात हुई कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया जाएगा, स्थायी नौकरी मिलेगी। आपको याद होगा कि दिल्ली में भी जब आम आदमी पार्टी की सरकार शुरू में बनी, तो केजरीवाल जी ने भी वादा किया था, और बहुत ज़बरदस्त वहाँ के सारे कॉन्ट्रैक्ट वर्करों ने उनको वोट किया था, लेकिन हालांकि ये पूरा नहीं हुआ। तो बिहार में बिल्कुल हम लोग कोशिश करेंगे कि जो वादा किया गया वो पूरा हो। तो इसमें हमें लगता है कि परिस्थिति ही बदल गई, और उस बदली हुई परिस्थिति में एक तरह से लालू जी का 15 साल और नीतीश जी का 15 साल, तो 30 साल कम समय नहीं है, और मोदी जी के भी 7 साल हो गए देश में। तो लोगों ने अपने अनुभव से एक निष्कर्ष निकाला। जैसे जिस समय शुरू में नीतीश जी आए और विकास का नारा दिया, तो विकास का नारा सुनते ही लोगों को अच्छा लग रहा था कि चलो विकास की बात तो हो रही है। अब लोगों ने समझ लिया कि रोज़गार रहित विकास हो नहीं सकता। जहाँ शिक्षा चौपट हो वहाँ विकास बेमानी है, विकास बकवास है। तो लोगों ने अपने अनुभव से एक तरीके से विकास का एक मतलब निकाला, एक खाका लोगों के दिमाग में समझ में आया। इसी तरह जब मोदी जी ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत अच्छा लोगों को लगा कि भाई देश में कम से कम एक ऐसी सरकार आई है, एक ऐसे नेता है जो बेटियों को पढ़ाने के बारे में सोच रहा है। लेकिन आज जब मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड होता है, हथरस कांड होता है, तो लोगों को ये बात अब समझ में आ गई है कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, उसके लिए हम किसी सरकार की कृपा पर नहीं निर्भर कर सकते हैं, बल्कि हमें खुद लड़ना होगा। ये मुद्दे बदलने लगे हैं, और मुझे लगता है कि बदलते मुद्दों के साथ साथ वामपंथ की एक नई प्रासंगिकता, एक नया उभार। स्वास्थ्य और क्या कहते हैं, रोजगार के साथ साथ न्याय एक बड़ा पहलू होता है। आपकी पार्टी जनसंघर्षों की पार्टी रही है बिहार में। मैं अभी गया था बथानी टोला, वहाँ के मुलजिमों को, वहाँ के अपराधियों को कोर्ट ने छोड़ दिया। अब उसके अलावा अन्य जगहों पर भी जो नरसंहार हुए, उसका यही सिलसिला जारी है। इसको लेकर क्या सोचते हैं? बिल्कुल, देखिए, ये एक लंबी लड़ाई है, ये सिर्फ बिहार की बात ही नहीं है। अभी आपने देखा कि अयोध्या को लेकर के
नवंबर में जब सुप्रीम कोर्ट ने राय दी, जहाँ कह दिया कि भाई वहाँ राम मंदिर बने, लेकिन उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6 दिसंबर 1992 की जो घटना थी वो एक बहुत बड़ा जुर्म था। और फिर उसी के तुरंत बाद अभी आपने देखा कि सबको बरी कर दिया गया। तो ये तो एक नई परिपाटी चल पड़ी है कि कुछ लोगों के अपराध को जुर्म नहीं समझा जा रहा है। बिल्कुल एक डबल स्टैंडर्ड आ गया है। हमारे नेता जेल में रहेंगे, लालू जी भी जेल में है मान लीजिए, और यहाँ योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बन करके अपने ऊपर लगे आरोपों को वो हटा देंगे। तो ये देश में इंसाफ बहुत खतरे में है, और इसीलिए हम इसको कोई एक बथानी टोला या बाथे शंकर बिघा का मामला नहीं है। पूरे देश में इंसाफ, जब हम कहते हैं संविधान खतरे में है तो उसका मतलब ही है कि इंसाफ और कानून का राज खतरे में है। इसलिए इसके लिए लड़ना पड़ेगा, जम के लड़ना पड़ेगा, और एक बड़ी एकता भी चाहिए। तो मैं बिहार के इस पूरे गठबंधन को, ये चुनाव को एक शुरुआत के रूप में देख रहा हूँ कि बिहार से अगर दिल्ली में जो मोदी शाही है, हिटलर शाही है हिंदुस्तान की, इसके अंत की शुरुआत बिहार से अगर हो जाती है तो बहुत देश के लिए बड़ी बात होगी। अगर महागठबंधन पूर्ण बहुमत में नहीं आएगा तो फिर क्या होगा? मुझे लगता है कि इस बार शायद इस अगर मगर का सवाल नहीं है, क्योंकि जो मूड दिख रहा है चुनाव से, देखिए 15-20 दिन पहले तक भी ऐसा नहीं दिख रहा था, और शायद यही वजह है कि नीतीश जी और मोदी जी चाह रहे थे कि इसी वक्त चुनाव हो जाए। नहीं तो हम लोगों ने तो अभी कल मोदी जी आकर के बोल के गए कि बिहार के लिए 1 नंबर खतरा कोरोना है। तो लोग कह रहे हैं कि कोरोना अगर इतना बड़ा खतरा है तब चुनाव क्यों हो रहा है इस समय? तब चुनाव को तो आप आगे बढ़ा सकते थे। हम लोगों ने भी यही कहा था कि चुनाव की तिथि कुछ आगे बढ़ा दीजिए, लेकिन दोनों ने, केंद्र राज्य सरकारों ने कहा कि नहीं, इसी वक्त चुनाव चाहिए, क्योंकि शायद उनको ही लगा था कि लोग कम वोट डालने आएंगे, घर में डरे रहेंगे, कोरोना की मार झेल रहे हैं, लॉकडाउन की मार है, और चुपके से हम चुनाव को चुरा लेंगे इस समय। तो ये जो लोगों ने समझ लिया कि नहीं ये चुनाव, तो हमें लगता है कि कोरोना काल और लॉकडाउन की मार ने लोगों के आक्रोश को एक संकल्प में तब्दील कर दिया। और आप देख रहे हैं कि ये जो नौजवान निकल पड़े हैं वो सरकार बिना बदले दम नहीं लेंगे। अच्छा, आपकी पार्टियों की जो ऐतिहासिक विरासत है उसमें अगर ज़मीन की लड़ाई को छोड़ दें तो राजनीतिक गठबंधन, संसदीय जो गठबंधन होता है उसमें सेकुलरिज्म प्राथमिकता पर होता है। मैं पूछ रहा हूं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या एलजेपी या जेडीयू के साथ एकता की बात होगी, सोचा जाएगा? नहीं, मुझे तो पहली बात तो लग रहा है कि ऐसा है नहीं, ऐसी कोई स्थिति नहीं बनेगी। जहाँ तक एलजेपी की बात है, इसमें देखिए एक बात तो, अच्छा, चिराग पासवान जी ने आकर के नीतीश जी के खिलाफ मोर्चा खोला, तो नीतीश जी के खिलाफ तो मोर्चा खुला हुआ है बिहार में, अभी सब लोग बोल रहे हैं, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन कह रहे हैं कि हम मने एक तरह से मोदी जी के भक्त हैं, सिपाही हैं। तो अब ये जहाँ तक रहेंगे तो हमें तो लगता नहीं है अब उनके लिए कोई गुंजाइश बनेगी। अगर सोच बदलती है, रास्ता बदलता है उनका, तब एक अलग बात होगी। लेकिन क्योंकि बिहार का ये फैसला, कुछ लोग अभी भी इस गलतफहमी में हैं, और भाजपा वाले भी इसी गलतफहमी में हैं कि ये नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव हो रहा है। ये चुनाव सिर्फ नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं हो रहा है। नीतीश जी और मोदी जी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, और वो सिक्का अब खोटा सिक्का है, वो चलने वाला नहीं है बिहार में और पूरे देश में। इसलिए ये चुनाव भाजपा वालों को, आपने देखा होगा, जो भाजपा है तो भरोसा है, तो इन्होंने जो कोविड में अमिताभ बच्चन कहते हैं कि 2 गज की दूरी, तो इन्होंने 2 गज क्या 2 मील की दूरी बना दी है, उसमें नीतीश कुमार की फ़ोटो गायब कर दिए, और वहाँ मोदी जी की फ़ोटो सिर्फ देख रही है। लेकिन इससे नहीं होगा। नीतीश जी जब डूबेंगे वो सनम को लेकर ही डूबेंगे, अकेले नहीं डूबने वाले हैं। चलिए, आखिरी सवाल ये कि चूंकि आप मंत्री मंत्रालय में नहीं शामिल होंगे जीतने के बाद, पार्टी का ये फैसला है, तो ऐसे में अगर जीत के बनती है सरकार तो पहला बिहार के लिए दबाव आप मंत्रियों मंत्रालयों पर क्या बनाएंगे? जो पहली बात नहीं, पहली बात तो जो तेजस्वी जी ने खुद जो कहा है कि भाई पहली प्राथमिकता होगी कि 10 लाख लोगों को फर्स्ट कैबिनेट फैसले से रोजगार, अच्छी बात है। तो जो फैसला उसमें है संकल्प पत्र में, वो लागू हो, वो ठीक से लागू हो, और उससे भी बात आगे बढ़ेगी। हमें लगता है कि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे हमने कहा कि आपने 1000 रुपये ओल्ड एज पेंशन कहा, लेकिन लोगों की मांग है 3000 रुपये। आपने कहा कि मानदेय हम दुगुना करेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मांग है कि एक तरह से पक्की नौकरी मिले और सुरक्षा और सम्मान मिले रसोइया बहनों को, आशा के बहनों को, उनको सरकारी सेवाकर्मी का दर्जा मिले। तो हमें लगता है कि जो अभी एक मिनिमम प्रोग्राम है, इसीलिए मिनिमम से ही बात शुरू होगी, लेकिन बात मिनिमम में नहीं रुकेगी, बात आगे बढ़ेगी।
शुक्रिया जी। हमारे साथ इस वक्त दीपांकर भट्टाचार्य थे और उन्होंने विस्तार से बताया कि बिहार चुनाव अगर पार्टी जीतती है तो महागठबंधन की क्या प्राथमिकताएं होंगी। लेकिन यहाँ ध्यान देना होगा कि आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की अगर सैलरी या मानदेय दुगुना भी कर दें तो भी वह न्यूनतम मजदूरी से कम है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि मजदूरों और किसानों की कही जाने वाली पार्टी